एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों, नमस्कार। भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन कर रहे थे। आपको पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के बारे में ज्ञान करवाया जा चुका है पिछले ई व्याख्यानों के द्वारा। आज हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पर अध्ययन करेंगे। आधुनिक आर्य भाषाओं का काल अपभ्रंश के पश्चात का समय है और ये लगभग 1000 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है, जो अब तक का निरंतर चल रहा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश या तृतीय प्राकृत से हुआ है। जैसा कि आपको पूर्व में बताया जा चुका था, नागर, व्राचड़, उपनागर, ये 3 अपभ्रंशों से सभी आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास नहीं दिखाया जा सकता है। जो अपभ्रंश थी, किन किन अपभ्रंशों से किन भाषाओं का आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है, उसके बारे में आपको परिचित कराया जाएगा। आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, उनमें जो शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी, व्राचड़ अपभ्रंश और खस, महाराष्ट्री, इन अपभ्रंशों से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। आधुनिक आर्य भाषाओं के विकास से पहले हम संक्षेप में सामान्य आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषताओं की जानकारी ले लेते हैं। आधुनिक आर्य भाषाएं लगभग पूर्णतः अयोगात्मक हो गई थी। आपको अयोगात्मकता के बारे में पहले भी बताया जा चुका है। अयोगात्मक अर्थात जो पदसर्ग हैं, कारक चिन्ह हैं, वो स्पष्ट रूप से अपभ्रंश के पश्चात वाली आधुनिक भाषाओं में दिखाई देने लगे हैं। ध्वनियों में भी अनेक परिवर्तन हुए हैं। उदाहरणार्थ, श का शुद्ध उच्चारण नहीं होता, किंतु लिखने में इसका सही प्रयोग होता है। स का उच्चारण या तो श जैसा होता है या स जैसा होता है। अर्धमागधी से विकसित विभिन्न भाषाओं के क्षेत्र में भी स और स का कोई भेद नहीं है। महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी री का उच्चारण रू हो गया है। गे गे का उच्चारण गे, जय, ध्य आदि होता है। तो इस प्रकार से ध्वनियों में कई परिवर्तन हुए हैं। अपभ्रंश के समान द्वित्व व्यंजन का स्थान एक व्यंजन का लोप और पूर्ववर्ती अक्षर में क्षतिपूर्ति दीर्घता यहाँ पाई गई है। अर्थात जो अपभ्रंश में द्वित्व की स्थिति पाई जाती थी, कम या टम, इस तरह अज, ऐसी सत्य, उनमें पूर्ववर्ती जो अक्षर होता है वो शक्ति पूर्ति होकर के दीर्घ हो जाता है। ऐसा आधुनिक आर्य भाषा में हुआ है। जैसे कर्म का कम हो गया, कर्म फिर काम हो गया, सप्त, सत्य और सात हो गया, अध्यय, अज, आज, इस तरह से परिवर्तन स्पष्ट है अपभ्रंश के पश्चात हिंदी में दिखाई देते हैं। स्वर के बदले बल का प्राधान्य है, किंतु वाक्य में स्वर का भी प्रयोग किया जाता है। अपभ्रंश के शब्द रूपों की अपेक्षा आधुनिक आर्य भाषाओं में शब्द रूप और भी कम हो गए हैं। केवल 2 ही शब्द रूप पाए गए हैं, विकृत और अविकृत। केवल मराठी और गुजराती में ही 3 लिंग हैं। शेष भाषाओं में 2 वचन और 2 लिंग रह गए हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह और है, अरबी, अंग्रेजी और फारसी के बहुत सारे शब्द भारतीय भाषाओं में प्रविष्ट हो गए हैं और हमारा शब्द भंडार, आधुनिक आर्य भाषाओं का शब्द भंडार है, इस समावेशी प्रवृत्ति से बहुत अधिक विस्तृत हो गया है। अपभ्रंश काल तक ये शब्द भंडार पूर्ण रूप से देशी था। आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, अब उनमें ये देखते हैं हम कि किस अपभ्रंश से किस हिंदी की बोली का या किस हिंदी भाषा का आधुनिक आर्य भाषा का विकास हुआ है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों शोरसेनी अपभ्रंश से लेते हैं, जिससे पश्चिमी हिंदी निकली है। राजस्थानी और गुजराती, ये 3 आधुनिक आर्य भाषाएं निकली हैं। पश्चिमी हिंदी की उपबोलियां हैं ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली। राजस्थानी की
मेवाती, मारवाड़ी और मालवी, जयपुरी आदि हैं। और गुजराती अर्थात जो अपभ्रंश का शोरसेनी रूप है उससे पश्चिमी हिंदी निकली है। राजस्थानी और गुजराती ये तीन आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली है जिसकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीन उपबोलियां हैं। मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी और मैथिली निकली है। मगही, बंगला, असमी और उड़िया ये मगही से अब ये मागधी अपभ्रंश से निकली हैं। खस से पहाड़ी की बोलियां निकली हैं और ये शोरसेनी से प्रभावित हैं। ब्राचड़ अपभ्रंश से पंजाबी और सिंधी बोलियां निकली है और महाराष्ट्री से मराठी निकली है। तो इस तरह से ये जो 5 अपभ्रंश हैं इनसे विभिन्न बोलियों का, आधुनिक आर्य भाषाओं का इसमें उद्गम बताया गया है। ग्रियर्सन ने भोजपुरी, मैथिली और मगही को एक साथ रख कर के बिहारी नाम दे दिया था, किंतु ये नाम आज वैज्ञानिक नहीं है। कारण है कि जिस प्रकार बंगला एक भाषा है उसी प्रकार बिहारी भी, जिस प्रकार बंगला एक भाषा है उसी भांति बिहारी कोई एक भाषा नहीं है। बिहारी की 3 भाषाओं में पर्याप्त अंतर है, अर्थात जो बिहारी की 3 मैथिली, मगही हैं उनमें पर्याप्त एक दूसरे से अंतर है। दूसरी बात यह है कि भौगोलिक दृष्टि से बिहारी नाम बहुत संगत नहीं है, क्योंकि भोजपुरी का विस्तार बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती आदि भोजपुरी के क्षेत्र हैं जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। इस प्रकार से भाषिक और भौगोलिक दोनों दृष्टियों से इन्हें बिहारी कहना अनुपयुक्त है। विद्यार्थियों, हमारी जो हिंदी है उसका विस्तृतम रूप देखा जाए तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी इनसे बना है। और यदि और संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की 8 उपबोलियों में समाहित है। और भी संकुचितम रूप में देखा जाए तो पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली हमारी हिंदी है। अब देखते हैं कि सर्वप्रथम जो है वो पश्चिमी हिंदी के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी 5 उपबोलियां हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप पश्चिमी हिंदी की इन 5 उपबोलियों से अवश्य ही परिचित होंगे। पश्चिमी हिंदी की पहली बोली है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली। बांगरू को हरियाणी भी कहा जाता है। ब्रजभाषा सबसे पहली है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का साहित्यिक महत्व बहुत अधिक है। मध्ययुग का जो साहित्य है वो इस साहित्य की दृष्टि से ये भाषा बहुत समृद्ध है। ब्रजभाषा मथुरा, अलीगढ़ और आगरा में बोली जाती है। ब्रजभाषा के पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है वो ग्वालियर और भरतपुर की ओर भी जाता है और राजस्थानी और बुंदेली का प्रभाव भी यहाँ देखा जा सकता है। पश्चिमी हिंदी की दूसरी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली है वो है खड़ी बोली, जो कि आज मानक हिंदी का रूप प्राप्त कर चुकी है। खड़ी बोली का जो क्षेत्र है, विस्तार क्षेत्र है, वो मुख्यतः बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून की भाषा है। ये यहाँ तक इसका विस्तार है। ये अंबाला और पटियाला के पूर्वी भाग में भी खड़ी बोली की सीमा में पड़ते हैं। साहित्यिक दृष्टि से खड़ी बोली के 2 रूप हो गए हैं, हिंदी और उर्दू। हिंदी में तत्सम शब्दों की प्रधानता है और उर्दू में अरबी फारसी शब्दों की समानता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है लेकिन उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। खड़ी बोली का आश्चर्यजनक रूप से प्रसार हुआ है अपनी सभी बोली बहनों में और यह संपूर्ण भारत की राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में ग्रहित हो गई है। बांगरू दिल्ली, रोहतक, करनाल, हिसार, पटियाला और नाभा में बोली जाती है। बांगरू का दूसरा नाम हरियाणवी है। वस्तुतः ये खड़ी बोली की ही एक विभाषा है। कन्नौज का क्षेत्र अवधी और ब्रज भाषा के मध्य में पड़ता है। यह मुख्यतः फर्रुखाबाद में बोली जाती है, किंतु यूपी के पीलीभीत, शाहजहाँपुर और
दक्षिण के इटावा और कानपुर के पश्चिमी भागों तक इसका प्रसार है। और इस जिस प्रकार हरियाणा खड़ी बोली की एक विभाषा है, उसी भांति कन्नौजी भी ब्रज की ही एक विभाषा है। बुंदेली का क्षेत्र झांसी, हमीरपुर, जालौन, ग्वालियर, भोपाल, सागर, ओरछा और नरसिंह रूप में है। ये मिश्रित रूप से इसका प्रयोग पन्ना, चरखारी, दतिया, दमोह, छिंदवाड़ा जैसे कुछ भागों में भी देखा जाता है। बुंदेली और ब्रज में बहुत अधिक समानता है। ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली को एक ही बोली के विभिन्न रूप भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से पश्चिमी हिंदी की 5 उपबोलियां हैं, विभाषा है ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली। विद्यार्थियों, आपको इनका प्रसार क्षेत्र और ये देश के किस हिस्सों में बोली जाती है, किन किन जिलों में इनका प्रसार है, इनको बोलने वाले कहाँ तक हैं, आपको ये भौगोलिक दृष्टि से याद करना आवश्यक है। अगले ई व्याख्यान में हम शेष हिंदी की बोलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।